हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विवेक एंड वेलकम टू फर्स्ट अटेम्प्टर्स। फर्स्ट अटेम्प्टर्स में आप सभी का स्वागत है। कल मैंने टेलीग्राम में कुछ क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन का आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि नए पैटर्न में क्वेश्चन किस तरह फ्रेम होंगे। उससे डरने की बात नहीं है। कुछ लोग काफ़ी अच्छे से उसको टैकल किए, अच्छा जवाब देने की कोशिश किए। अगर आप इन क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि पढ़ने का तरीका क्या होगा। मैं बार बार बता रहा हूँ कि पैटर्न डेफिनेटली चेंज होगा। अपने पैटर्न को जो चेंज होने वाला उसको माइंडसेट, उसके लिए माइंडसेट अपने आप को डेवलप कर ले, ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। ट्रस्ट मी, ये आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। कोई नेगेटिव इससे नहीं होने वाला, कोई भी आपको नुकसान नहीं होने वाला। अगर आप ऐसा पढ़ते हैं, आप बहुत ही सेफली परफॉर्म करेंगे। क्यों? क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है। वैकेंट नंबर ऑफ कैंडिडेट काफ़ी अप्लाई करेंगे इसमें। साथ ही साथ झारखंड की जो कंडीशन है उसमें आप देख सकते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना होगा। इसलिए पुराने पैटर्न जो है उसको अपना माइंडसेट में रखिए, साथ साथ एक स्टेप आगे निकलिए, है ना। उस तरह से सोचें। जब उस तरह से सोचेंगे, उस तरह की चीज़ों को आप देखेंगे, तो शायद मुझे लगता है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत सही होगी और आप अच्छा स्कोर करेंगे। इसका एग्जाम्पल था जेपीएससी। ठीक है ना। आप इसमें जेपीएससी का एग्जांपल समझ लीजिए। सेम रीजन होगा, देखिएगा जेएसएससी में होगा। चलिए, मैं कोशिश करता हूँ। मैं बस सैंपल के रूप में ये दिया था क्वेश्चन। आने वाले समय में और क्वेश्चन होगा, डेली प्रैक्टिस होगा, डेली लाइव होगा, डेली होगा। इसलिए आप उससे घबराएं नहीं, बस ये समझने की कोशिश करें। मैं अभी से बस थीम समझा रहा हूँ कि थीम क्या रखना चाहिए आपको प्रिपरेशन के लिए, पढ़ते वक्त में क्या ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इस वीडियो को, है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन था बुजवाई सही अर्थ। देखिए, आज तक हमेशा पूछा जाता है कि एक वन लाइनर। अब तक क्वेश्चन क्या था? वन लाइनर। ठीक है, वन लाइनर। अब वन लाइनर में जो क्वेश्चन रहता था उसमें आप डायरेक्ट, आपको लगता था मिल गया। लेकिन जब भी इसमें क्या होता है ना, जब मल्टी स्टेटमेंट रहता है या क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से अगर प्रेजेंट किया गया, उसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, थोड़ा सा तुक्का, अगर एक जरा सा भी, एक थोड़ा सा आपका कंसंट्रेशन अगर नहीं रहा, तो पता चला कि ए की जगह बी मरा गया। इसलिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का प्रैक्टिस कीजिए। अभी भी अगर आपको कहीं भी टेस्ट सीरीज ले रहे हैं तो उस तरह का प्रैक्टिस कीजिए, है ना। जिस टीचर से अगर आप पढ़ लें तो उनको ही बोलिए। हो सकता है वो अपने मेहनत से बचाने के लिए उनको बोल देंगे कि नहीं, जेएसएससी में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ऐसा मत मानिएगा, मैं बता रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल ही मत मानिएगा। बिल्कुल भी अपने प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे ले जाएं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ट्रस्ट में थोड़ा सा भरोसा रखिए, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो पहला क्वेश्चन था छोटे कन डोभा बेंग भदभदाए। इसका जो विजुअल था, इसको मैचिंग का जो ये था, मुरही, इसको कहते हैं मुरही। तो ए का सी कहाँ है? ए का सी, यही डायरेक्ट आपको मिल गया आंसर। अगर मान लो, देखो क्वेश्चन देखने का भी एक तरीका है। अगर डायरेक्ट मिल गया तो आपको आंसर मिल गया, ठीक है, उससे आपका टाइम बचेगा। सपोज अगर मैं एक ऑप्शन और वन में अगर सी बना देता यहाँ पर किसी ऑप्शन में, तो आपको फिर दूसरा ऑप्शन देखना पड़ता। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं किसमें कॉमन। अब जैसे इन दोनों में कॉमन रहता, सपोज मान लिए ए और सी में, मैं जो ए है और एक सी है, इन दोनों में सी यहाँ कॉमन कर देता और इधर डी कॉमन कर लेता और इन दोनों में फंसा देता। इट मीन्स कि आपको इन दोनों में आंसर देखना, कॉमन पार्ट को छोड़ दीजिए, आपको सेकंड और थर्ड देखना होगा। तो ये भी एक एटीट्यूड को डेवलप कीजिए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू जब भी आपका वनडे जो एग्ज़ाम होता है या किसी कोई भी एग्ज़ाम हो रहा, चाहे आप पीसीएस का दे रहे हों चाहे यूपीएससी का दे रहे हो, इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह का क्वेश्चन को टैकल करने का। ठीक है, क्वेश्चन को टैकल करने का भी एक तरीका होता है। धीरे धीरे मैं सारी चीज़ों को आप लोगों को बताऊंगा। तो इसका आंसर होगा मूढ़ी। एक दो छोटे कन डोभा भेंग भदभदाए, उसको मूढ़ी को कहा जाता है। जोते खन एक हर, छोरे खन दुई हर, इसको कहा जाता है किसको? दातून को। मतलब खाने जब दातुन करते खाने समय एक रहता है, लेकिन बाद में जब उसको फाड़ के हम लोग जीभी करते हैं जो बोलते हैं, है ना, तो वो दो हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं दातुन। गोला गाय चोला खाए पानी पिए मर जाए। मतलब पानी पीने के बाद मर जाए, जैसे ही पानी डलता है तो वो खत्म, बंद, बुझ जाता है। किसको कहते हैं? आग को कहते हैं। अब अगला क्या है कि क्या? बाप बेटा कर एके नाम नाती कर दूसर, मतलब डोरी। तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये मेरा था मेन बताने का तरीका, बताने का ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इसमें बहुत लोग गलत किए, इस क्वेश्चन को मैक्सिमम लोग गलत किए। क्यों गलत हुआ? या तो आप सही से पढ़े नहीं हैं, सिंपल सा बात है। हर कोई वन लाइनर चल रहा है। क्लासेस क्या होता है मुझे मालूम है, मैं एक दो देखा क्लासेस, मेरे छोटे भाई हैं, वो बोले कि भैया मैं क्लास ले लिया हूँ, मुझे बताया भी नहीं। तो मतलब ठीक है भाई, ले लिया। तो मैं एक बार देख रहा था उनका क्लास, तो किस तरह का क्लास हो रहा वो मुझे पता है। तो इससे कुछ इस तरह का क्वेश्चन अगर चेंज होगा ना पैटर्न, तो आप समझ नहीं पाइएगा, पढ़ने का तरीका आपको उस तरह डेवलप नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन को ज़रा देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा लिखा हुआ, बुक में देखिएगा फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ, लेकिन नज़रिया चेंज करना होगा, पढ़ने का तरीका चेंज करना होगा, तब जाके चीज़ें अपने कंट्रोल में आएंगी। क्वेश्चन ये था, नागपुरी और उसका शिष्ट साहित्य नामक शोध प्रबंध में नागपुरी विद्वान द्वारा का कहल जा रहे हैं। अब इसमें दो ऑप्शन दिया हुआ है ना। अब ये नागपुरी और शिष्ट साहित्य, ये सबसे इनिशियल पार्ट है। देखिए इसका अगर देखा जाएगा, जब भी नागपुरी, ये इसको अच्छे से समझ लीजिए, जब नागपुरी भाषा का जब शुरुआत हो रहा था, तो एक थे डॉक्टर ग्रेशियन, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो देखा होगा, डॉक्टर ग्रेशियन थे, ठीक है। इन्होंने नागपुरी भाषा को बोला कि नागपुरी भाषा एक्चुअल में बिहारी भाषा है ना। बिहारी भाषा तीन कैटेगरी में था, उसमें से एक कैटेगरी था भोजपुरी, है ना, भोजपुरी। तो बोले कि डॉक्टर ग्रेशियन बोले कि नागपुरी भाषा जो है ना, जो भाषा के जो तीन पार्ट हैं भोजपुरी, उसी का उपबोली है, ठीक है। ये डॉक्टर ग्रेशियन बोले, और इसी को ये जो सिद्ध किए डॉक्टर ग्रेशियन, आने वाले जितने भी विद्वान थे इस चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करने लगे, ठीक है। मतलब ये कहा गया, ये मान के लोग चलने लगे कि जो नागपुरी बोली है वो भोजपुरी से निकली, उसकी एक उपबोली है, उसका जन्म कहाँ से हुआ? भोजपुरी से हुआ, ठीक है। लेकिन हमारे जब बाद में इस बाकी जो आने वाले विद्वान थे इसको तो ब्लाइंडली फॉलो कर लिए, लेकिन जो बाद में 1970s के राउंड में जो ये एक जो हमारे जो थे डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी, इन्होंने लिखा था नागपुरी और उसका शिष्ट साहित्य। इस थेसिस से इन्होंने पीएचडी किया और साबित किए कि नागपुरी एक्चुअल में भोजपुरी की उपबोली नहीं है, नागपुरी की अपनी एक अलग सत्ता है। नागपुरी जो भाषा है ना, उसकी अपनी एक स्वतंत्र सत्ता है, ठीक है। ये प्रूफ किए, ये बोले कि पहले जो भी विद्वान थे जो डॉक्टर ग्रेशियन की बातों को फॉलो कर लिए, वो कभी भी आके नागपुर के जो क्षेत्र है उसमें आके कभी देखे नहीं, उनको उसकी असलियत को कभी जानने की कोशिश नहीं की। तब जाकर जो श्रवण कुमार गोस्वामी ने अपने पीएचडी का जो थीसिस था, वो क्या नाम से था? नागपुरी और उसका शिष्ट साहित्य। उसमें शोध में ये साबित किया कि नागपुरी एक्चुअल में भोजपुरी का उपबोली नहीं है भाई। नागपुरी जो है उसका अपना स्वतंत्र सत्ता है, उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है ना। ये लाइन लिखा हुआ था, मैंने दोनों स्टेटमेंट को चेंज कर दिया। तो आपको बहुत बारीकी से देखना होगा। अब इसमें देखिए, श्रवण कुमार गोस्वामी का साबित करना कि नागपुरी भोजपुरी भाषा का उपबोली है, ये कौन साबित किया था? ये किया था डॉक्टर ग्रेशियन, है ना। दोनों स्टेटमेंट को मैंने चेंज कर दिया। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए, इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा, इस तरह पढ़िएगा तो आपका क्वेश्चन गलत कभी नहीं होगा। बहुत माइनरली देखिए, है ना। तो इसका आंसर होगा आंसर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी गीतों के छंद रचना नामक किताब कर लेखक के है क्या? तो डॉक्टर कुमारी बसंती, इसमें सिंपल सा बात था, वन लाइनर था। अंगना नामक नागपुरी किताब कौन साहित्य विधा में प्रकाशित करल जाए? ऑब्वियस सी बात है, लोक कथा। ये हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी देखे थे, बार बार आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये इस क्वेश्चन को देखिए। अब यहाँ था, नागपुरी शब्द में कौन कौन नाम से, नागपुरी शब्द के कौन कौन नाम से जानल जाएगा? एक था ऑप्शन गंवारी, दूसरा सादरी, जो सदरी भी बोलते हैं इसको, सदरी, है ना, सदरी बोलते हैं। छोटी भोजपुरी, दिक्कू काजी। देखिए मैक्सिमम लोग यहाँ भी गड़बड़ किए। गंवारी इसलिए बोला गया कि इसको गांव के मतलब की भाषा के रूप में देखा गया, इसलिए गंवारी भाषा को भी नागपुरी जो मतलब शब्द है ना उसके जरिए यूज़ करते हैं। सादरी एक्चुअली क्या है ना, सदान। नागपुरी जो आदिवासी हैं वो गैर आदिवासी को सदान कहते थे, जो नागपुरी क्षेत्र में रहते थे, उसी से निकल गया है सादरी, ठीक है। छोटकी भोजपुरी कह के डॉक्टर ग्रेशियन पहले बोले थे कि ये भोजपुरी की बोली है, इसलिए इसको छोटी भोजपुरी भी कहा जाता है, ठीक है।
अगर आप देखिएगा लोक साहित्य अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, सब कुछ दिया हुआ है बुक में, है ना। तो चीज़ों को देखिए, दिक्कू काजी भी ये कहा गया, एक्चुअल में जो मुंडा शासक थे ना, वो कहते थे ये नागपुरी को दिक्कू काजी, उन्होंने ये दिया था। तो नागपुरी शब्द में कौन कौन नाम, नागपुरी शब्द के कौन कौन नाम से जाना जाएगा, चारों शब्द से नाम जाना जाएगा। तो इसलिए एक एक चीज़ को ध्यान रखिए, एक एक चीज़ को ध्यान रखिएगा ना। मैं आने वाले समय में आप लोगों को टॉपिक जब बताऊंगा तब समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। एक एक लाइन को मैं क्लियर कर दूंगा, तो इससे क्या होगा, आपका जो अंडरस्टैंडिंग होगा टॉपिक को लेकर वो बहुत कुछ क्लियर होगा। अब जरा देखिए, अगर नागपुरी शब्द क्वेश्चन कितनी बार आया है कि जो लोक साहित्य है ना, हाँ लोक साहित्य, उसको कहता था ग्राम साहित्य भी। अब जरा सोचो, लॉजिक, दिमाग लगाओ। अगर क्वेश्चन आ गया, ये तो चलो ठीक है पढ़ लिया, अब तुमको पता है, आप लोगों को सबको पता है, नागपुरी का क्षेत्र गांव से रहा है ना, गांव की भाषा बोला गया या गंवारी बोला गया। ऑब्वियस ही बात, संबंध इसका क्या रहेगा, गांव से भी रहा। तो लोक साहित्य को कौन किया, लोक साहित्य को ग्राम साहित्य भी कहा गया। अब इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोक साहित्य को कितने तरह से प्रेजेंट किया गया है। पहला, लोक साहित्य को ग्राम साहित्य किसने कहा है, तिवारी साहब ने कहा था, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा और अंदर में डील करेगा, क्या लोक साहित्य, क्या ग्राम साहित्य तक का मतलब कि है, ये गांव तक सीमित है, गांव तक सीमित था। एक्चुअल में उसका जो थीम माना गया लोक साहित्य का, वो एक्चुअल क्या, लोक साहित्य क्या है, मौखिक साहित्य है ना, मौखिक साहित्य, मौखिक साहित्य है ना। अब इसका थीम जो माना गया है वो विलेज से माना गया, ग्राम से, है ना, विलेज से माना गया है इसका थीम। इसलिए गांव से निकल के ये शहरी रूप में हुआ। क्यों, क्योंकि अगर इसका क्षेत्र देखिएगा, जब नागपुरी क्षेत्र का अगर देखिएगा, इसका क्या जोग्राफिकल अगर इसका रेडियस देखिएगा, तो गांव से निकल के से लोग बाहर गए। इट मीन्स आज किस तरह अगर झारखंड में बोला जाए, बिहार में बोला जाए, एमपी में, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, उड़ीसा में, सब जगह, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, सब जगह नागपुरी का क्षेत्र, नागपुरी के लोग हैं, इतना क्षेत्र में विस्तार है। वो एक्चुअल में ये हुआ कि लोग जब प्रवास किए, जो मजदूर थे जो काम के लिए जब प्रवास किए, उससे इनका क्षेत्र बढ़ा। तो अगर इसका देखा जाएगा कि मूल अस्तित्व कहाँ से निकल के आया, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे, देखिए कितना क्वेश्चन बन रहा है। एक ही लाइन के नॉलेज से आप कितना तरह का क्वेश्चन बना सकता है। अगर थोड़ा सा भी स्ट्रिक्टनेस, अगर मान लिए जेएसएससी, क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जेएसएससी के चेयरमैन ने ये हिदायत दे दिया कि आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को स्ट्रिक्ट बनाना है, थोड़ा सा टफ बनाना है, तो जो विद्वान रहेंगे ना, उनको नॉलेज बहुत ज़्यादा है, वो क्वेश्चन को कैसे भी घुमा सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा चांसेस होगा क्योंकि एक ही लेवल के एग्ज़ाम है यार। तो लेवल जब एक हो रहा तो इतना इजी भी नहीं होने वाला, ये समझ लो। वन लाइनर में नहीं घुसने वाला है। ऑप्शन होगा, या तो ट्रिकी बनाएगा या मल्टी स्टेट में बनाएगा, कुछ ना कुछ करेगा, कुछ ना कुछ यहाँ गेम होगा, तुम लोग लिख लो। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, तरीके से पढ़ो, है ना। अब ये ग्राम साहित्य से क्वेश्चन पूछ दिया गया, कहाँ से निकल के आया, उसको ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो आपको समझना होगा गाँव से हुआ है ना, वहीं से निकल के आया है। तो इन सब चीज़ों को समझो, तो इस तरह से तैयार करोगे तो चीज़ें बहुत क्लियर होंगी, ठीक है। और डेली 1-2 दिन में, मोस्टली मुझे लगता है मंडे से सारी चीज़ें रेगुलर हो जाएंगी। टेलीग्राम में बने रहो यार, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा, और ये पसंद आया तो यार लाइक करो यार, ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बहुत जल्द आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ों को मैं ला रहा हूँ। थोड़ा सा काम चल रहा है उसमें, क्योंकि मैं अधूरा काम नहीं करना चाहता। मेरा ऐसा कोई काम नहीं है कि मैं लोगों को फंसा के रखूँ, वो माइंडसेट मेरा नहीं है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें करूँगा अच्छे से करूँगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, है ना। और कहीं भी पढ़ रहे होगे, मैं भी शुरू करूँ, बहुत लोग मुझे बोल रहे हैं, तो मैं भी शुरू करूँगा। वो काम अगर हो जाए तो मैं शुरू कर दूँगा। अब बहुत तरीके से मैं पढ़ा दूँगा, ठीक है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा, तुम लोग तैयार होगे। तुम्हारे एटीट्यूड को भी मैं चेंज कर दूँगा, है ना। एटीट्यूड चेंज होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं फर्स्ट टाइम क्यों बोला था कि अगर जेएसएससी पास करना है तो 2-3 एटीट्यूड को चेंज करो। पहला, अपनी कैटेगरी को भूल के जनरल समझो कि तुम जनरल कैटेगरी को हो। अगर कैटेगरी को माइंड सेट में रख के चल रहे हो ना, सिलेक्शन नहीं होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, वैकेंसी को डाउन कर दो अपने माइंड सेट में। मतलब 1000 वैकेंसी है तो समझ के रखो 100 ही वैकेंसी है, आपको 100 में ही फाइट करना है। ये सब माइंड डेवलप करोगे ना, तो आपकी जो मेहनत की जो कैपेसिटी है ना, वो डबल हो जाएगी, है ना। जब ये माइंड में प्रेशर आ जाएगा तो उसको भी पढ़ने का तरीका भी चेंज करना होगा। तो इन सब चीज़ों को देखो,
समझो और सारी चीज़ों को मतलब कि अच्छे से कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग टेलीग्राम में जुड़े, है ना। टेलीग्राम में जुड़ोगे, सब चीज़ें मिलेंगी आने वाले 2-4 दिनों में, सारी चीज़ें मतलब कि रेगुलर हो जाएंगी, ठीक है। बहुत सारा चीज़, पेपर 3 सॉरी, पेपर 3 का भी सारी चीज़ें होंगी, तो आप टेंशन ना लो, ठीक है। और वैसी बात, मैं यूपीएससी का स्टूडेंट रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से पता है पेपर 3, ठीक है। पेपर 3 में क्या क्या होगा, मैं की एरिया बता दूंगा, कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ज़्यादा चांसेस होता है ना क्वेश्चन बनने का, वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच।